नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना। रुक करेंगे देवभूमि की खबरों का। विकासनगर में राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने हाल ही में पेश हुए केंद्रीय बजट को लेकर सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने बजट को सर्वस्पर्शी और समावेशी बताते हुए कहा कि यह बजट मध्यम वर्ग को राहत देने के साथ विकसित भारत के संकल्प को मजबूती देने वाला है और कहा कि उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में बुनियादी ढांचे के विकास और युवाओं को रोजगार देने पर विशेष ध्यान दिया गया है। साथ ही उन्होंने विपक्ष की आलोचनाओं को खारिज करते हुए कहा कि यह बजट केवल आंकड़ों का खेल नहीं बल्कि देश के अंतिम व्यक्ति तक सशक्तिकरण पहुंचाने का ठोस ब्लूप्रिंट है, जो विकसित भारत 2047 की दिशा में मजबूत कदम साबित होगा। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान, पूर्व विधायक कुलदीप सिंह कुमार, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। पर्वतीय राज्य है और बहुत सारी विषमता है, बहुत सारी समस्याएं हैं। हमारा राज्य, अगर मैं ये कहूँ कि थोड़ा अलग हटकर है, इस पर विशेष ध्यान दिया गया है। पर्यटन को बढ़ावा दिया गया है और हमारी कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए विशेष रूप से हमें जो हमारे स्वयं सहायता समूह है उनको आर्थिक रूप से सशक्त करके आर्थिक संबल मिलेगा और हमारी अपनी जो योजनाएं हैं उनमें सफलता मिलेगी। कालाडूंगी के प्राचीन शिव मंदिर से कांवड़ियों की टोली हरिद्वार के लिए रवाना हो गई है। ये श्रद्धालु 14 फरवरी को हरिद्वार से गंगाजल लेकर वापस लौटेंगे और महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करेंगे, जिसको लेकर कालाडूंगी के शिव भक्त ब्रजेश शाह ने बताया कि वे पिछले 25 सालों से लगातार महाशिवरात्रि के अवसर पर गंगाजल से भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। इस दौरान हरिद्वार से कालाडूंगी शिव मंदिर तक की लगभग 6 दिनों की पैदल यात्रा की जाती है। कांवड़ यात्रा के दौरान पूरे नगर में बोल बम और हर हर महादेव के जयकारों से वातावरण भक्तिमय हो गया। श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह और आस्था भी देखने को मिली। 2000 से प्रारंभ है, तो लगभग 20 से 21 वर्ष हो चुके हैं हमारे बेड़े को कांवड़ यात्रा करते हुए। हमें 5 दिन का रास्ते का समय लगता है और विशेष बात यह है कि हम थोड़ा पर्यावरण के संबंधी चलते हैं, अपना भंडारा साथ में रखते हैं, साफ सफाई व्यवस्था से चलते हैं और कंडी मार्ग द्वारा एक जो रोड है हरिद्वार से रामनगर, उस वाले रोड से हम कंडी मार्ग द्वारा यहाँ आते हैं। इसमें हमें 5 दिन लगते हैं। अभी तो 20 भोले हमारा एक भोले का ग्रुप है और फिर एक बड़ा 12-15 भोलों का एक और चल रहा हमारे साथ में और 15 से 18 भोले हमारे हरिद्वार पहुंच चुके हैं। अभी 20 भोले करीब। अल्मोड़ा में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। इस दौरान कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा, सरकार की प्राथमिकता है कि जनहित से जुड़ी सभी योजनाएं समयबद्ध तरीके से धरातल पर उतरे और निर्माण कार्यों में गुणवत्ता के साथ किसी भी प्रकार का समझौता न किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री घोषणाओं और अन्य विकास योजनाओं की प्रगति में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक की अध्यक्षता करते हुए कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों से कहा कि सभी योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर तेजी से पूरा किया जाए ताकि आम जनता को समय पर लाभ मिल सके। माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणाएं जो चाहे पेयजल के संदर्भ में हो, चाहे वो सड़कों के संदर्भ में हो, चाहे वो विद्युत स्टेशन स्थापित करने के संदर्भ में हो, चाहे वो हैंडपंप के संदर्भ में हो, उन सभी की सभी अधिकारियों के यहाँ खासकर फिर पर्यटन के क्षेत्र में हो, हमारे मंदिरों के सौंदर्यीकरण के क्षेत्र में हो, मानस खंड माला में जो हमारे मंदिर चयनित हुए हैं उनका परीक्षण हो, वो सारी योजनाओं का धरातल पर क्या अद्यतन स्थिति है उसकी आज समीक्षा की गई है। निश्चित रूप से जो समीक्षा की गई है उसके अंतर्गत में काफी प्रगति भी है। सितारगंज में नगर पालिका परिषद का 1 साल कार्यकाल पूरा होने पर नगर पालिका अध्यक्ष सुखदेव सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि पालिका क्षेत्र में छोटे बड़े 203 निर्माण कार्य किए गए, जिसकी कीमत 10 करोड़ 50 लाख रुपए है। पालिका अध्यक्ष ने कहा, सबका साथ सबका विकास, जाति धर्म से ऊपर उठकर हर क्षेत्र में कार्य कराए गए हैं। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक क्षेत्र में 43 निर्माण कार्य हुए हैं। उन्होंने बताया कि
1 करोड़ 80 लाख की लागत से पुरानी लाइटें सही कराई गई, जिसमें नई लाइटें, कीटनाशक दवाइयां, डस्टबिन, सफाई की सामग्री शामिल है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 144 लाभार्थियों को 70,90,000 की किश्त भी जारी हो चुकी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पालिका के सभी सभासद और बीजेपी जिला अध्यक्ष कमल जिंदल, मंडल अध्यक्ष सहित सैकड़ों बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सब निर्माण कार्य कुल जो हमने किए हैं इस एक साल में 203 निर्माण कार्य किए हैं, जिसमें रास्ते, छोटे बड़े रास्ते, नालियाँ और सारे हुए हैं, जो लगभग 10.5 करोड़ के लागत से हुए हैं। इसमें लगभग 43 निर्माण कार्य हमारे अल्पसंख्यक क्षेत्रों में हुए हैं। जहाँ जहाँ से भी डिमांड आई, जो हमारे सभासद गणों ने या मेरे किसी भी जनप्रतिनिधि ने या किसी भी जनता के उसने मेरे को बताया, तो वहाँ हमने निर्माण कार्य कराए। और इसमें 1 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से लगभग जो हमने पुरानी लाइटें रिपेयर भी कराई, उसमें हमने नई लाइटें मिली, डस्टबिन, कीटनाशक दवाइयाँ, सफाई के और सामान, इम्प्लीमेंट जो खरीदे, वो लगभग 1 करोड़ 80 लाख रुपए। सितारगंज नगर पालिका गठन होने के बाद सितारगंज के इतिहास में पहली बार इतने विकास कार्य आदरणीय सुखदेव सिंह जी के नेतृत्व में, आदरणीय सौरभ बहुगुणा जी के दिशा निर्देशन में हुए हैं। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर धामी जी के सहयोग से इतने विकास कार्य हुए, जिसका लेखा-जोखा आदरणीय सुखदेव सिंह देखेंगे। और सितारगंज की बहुत बड़ी समस्या पानी के भराव की समस्या थी, ड्रेनेज की समस्या थी। उसके लिए 16.5 करोड़ रुपये अभी प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकृत हुए। आदरणीय चेयरमैन साहब और सौरभ बहुगुणा जी इसके लिए बड़ी भागदौड़ कर रहे थे, एक बहुत बड़ी समस्या थी। सितारगंज में राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में राजविंदर कौर अध्यक्ष पद में निर्वाचित हुई, जहां मतदान में कुल 459 मतदाताओं ने मतदान किया। इसमें राजविंदर कौर को 372 मत मिले, जबकि गौरव फटियाल को 84 वोट मिले। 1 मत नोटा को पड़ा। बताते चले कि निर्दलीय प्रत्याशी राजविंदर कौर ने 290 मतों से जीत प्राप्त कर इतिहास रचा है, जबकि महाविद्यालय में 459 छात्रों ने अपना मतदान किया था। छात्र संघ के सामान्य चुनाव में राजविंदर कौर का अध्यक्ष पद का नामांकन खारिज हो गया था। इसके बाद राजविंदर कौर ने हाईकोर्ट की शरण ली थी, जिसके बाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद अध्यक्ष पद पर उपचुनाव हुआ। राजविंदर कौर की जीत के बाद छात्र छात्राओं ने ढोल नगाड़ों पर नाचकर जश्न मनाया और आतिशबाजी की। नवनिर्वाचित छात्र संघ अध्यक्ष राजविंदर कौर ने जीत के बाद सभी छात्रों का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा, मैं छात्र हितों के लिए हमेशा संघर्ष करती रहूंगी। धन्यवाद करती हूँ जिन लोगों ने संघर्ष में साथ दिया और की जीत हुई है। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दिल से करती हूँ और सभी मीडिया वालों का धन्यवाद करती हूँ, जो लोग मेरे लिए मेरी लड़ाई में शहीद हुए। और आज मेरे लिए आप सबका धन्यवाद सभी का। पूरा प्रकरण क्या था? आपका पर्चा कैसे खारिज हुआ था? मेरा पर्चा पहले तो खारिज हो गया था, पर मैं हाई कोर्ट में जब वहाँ से मेरा पर्चा सही साबित हुआ, उसके बाद न्याय की जीत हुई और आज उस वजह से मेरा चुनाव हुआ। मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ कि जो लोग यहाँ पे आज जिन लोगों ने मुझे वोट दिया, बहुत मीडिया वालों को धन्यवाद करती हूँ जिन लोगों ने मेरा सहयोग किया और सभी छात्रों को धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत लंबा संघर्ष था। ये चुनाव 27 सितंबर को हुआ था, जिसमें राजविंदर कौर का पर्चा सामने वालों ने बहुत दबाव के कारण उसका पर्चा खारिज करवा दिया था, जबकि ऐसा नहीं था। हम हाईकोर्ट की डबल बेंच में गए, हाईकोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला दिया और अपोजिशन वाले उस फैसले को चुनौती देकर सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज करके 7 फरवरी को पुनः मतदान हुआ, जिसमें राजविंदर कौर ने ABVP के प्रत्याशी को बहुत ही बुरा तरीके से हराया है, जो कि आज तक ऐसा प्रत्याशी को नहीं हराया गया ABVP के प्रत्याशी। ये बहुत बड़ी हार है। कितने मतों से विजयी हुई है राजविंदर कौर? 290 वोटों से जीती है, 83 वोट सामने। लोहाघाट के राजकीय पॉलिटेक्निक में प्रयोगशाला में प्रैक्टिकल करते समय केमिकल की बोतल नीचे गिर गई। इसकी गंध के चलते 7 छात्राएं बेहोश हो गईं। जानकारी के अनुसार फार्मेसी प्रथम वर्ष की छात्राएं शिक्षिका के साथ प्रैक्टिकल कर रही थी। इस दौरान पासी में रखी एसिटल क्लोराइड केमिकल की बड़ी बोतल जमीन पर गिर गई और फट गई। केमिकल की तीखी गंध से प्रैक्टिकल कर रही 7 छात्राओं सहित शिक्षिका बेहोश हो गई। अचानक हुई इस घटना से संस्थान में हड़कंप मच गया। सभी को आनन फानन में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। जैसा कि अभी साथ वाले मैडम लोगों ने बताया है कि
स्कूल में प्रयोगशाला में एसिटाइल क्लोराइड वहाँ पे गिर गया, जिस वजह से सारे बच्चे बेहोश हो गए। लगभग कोई 7 बच्चे हैं, एक मैडम है और उन्हें सांसें में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है और खांसी कर रहे हैं और वो कॉन्शियस नहीं है। इलाज चल रहा है, जिनमें कि 4 स्थिर हो चुके हैं, 4 अभी दिक्कत है, उनमें अभी सारे डॉक्टर लगे हुए हैं। ये बच्चे जो है प्रैक्टिकल कर रहे थे, तो प्रैक्टिकल के दौरान एक बच्चे से वो जो है केमिकल का जो है बोतल गिर गई, उसके कारण जो है वो उसमें फ्यूम जो निकली उसके से थोड़ा सफोकेशन हो गया। सभी बच्चे को फिर ले आया गया है अस्पताल में। अभी जो है आप देख ही रहे हैं कैसी स्थिति है, ठीक है। लगभग 8 बच्चे हैं। केमिकल कौन सा था वहाँ? केमिकल जो है एसिटाइल क्लोराइड। ठीक है बच्चों। हरिद्वार में शहर से लेकर देहात तक पुलिस का सघन सत्यापन अभियान जारी है, जहां बाहरी और संदिग्ध व्यक्तियों की गहनता से जांच पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। एसएसपी हरिद्वार ने सभी थाना प्रभारियों को सख्त निर्देश दिए, बिना सत्यापन कोई भी बाहरी या संदिग्ध व्यक्ति न छोड़ा जाए। सत्यापन अभियान में आमजन से सहयोग की भी अपील की है। बताते चले कि अभियान का उद्देश्य सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करना है, वहीं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। रुड़की के लंडौरा क्षेत्र में बिजली विभाग ने बिजली चोरी के खिलाफ सख्त अभियान चलाते हुए बड़ी कार्रवाई की, जहां मुंडलाना क्षेत्र के अकबरपुर ढांडेकी और निजामपुर गांव में उपखंड अधिकारी लांडोरा के नेतृत्व में विजिलेंस टीम के साथ छापेमारी की गई। इस अभियान के दौरान 2 दर्जन से ज्यादा मामलों में बिजली चोरी पकड़ी गई, जिससे क्षेत्र के बिजली चोरों में हड़कंप मच गया। वहीं उपखंड अधिकारी गुलशन बुलानी ने बताया कि कुल 14 स्थानों पर बिजली चोरी के मामले सामने आए, जिनके खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिजली चोरी के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी लगातार रहेगा। साथ ही आमजन से भी अपील की है कि वे समय पर अपना बिजली बकाया जमा करें और बिजली चोरी जैसी अवैध गतिविधियों से बचें। तो इस प्रोसेस में हमने जो है करीबन 15 चोरी पकड़ी हैं, उन सभी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और शेष क्षेत्रों में भी चोरी की सूचना मिल रही है, उसमें भी शीघ्र ही कार्रवाई करती जाती रहेगी। टाइम करीब 15 चोरी पकड़ेंगे। तो अब आगे की क्या? आगे इनका जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है असेसमेंट के साथ साथ इनका जो है FIR संबंधी कार्रवाई की जाती है। नजदीकी के थाने में हम देंगे, आज ये प्रोसेस पूरा कर लिया जाएगा। आगे भी सर अब हाँ, ये लगातार सतत अभियान जारी रहेगा। इस अपील के साथ कि चोरी ना करें और कंटिन्यू हम इसमें चोरी करने वालों को ये संदेश देते रहेंगे। हरिद्वार की रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में गुमशुदा दिव्यांग ई रिक्शा चालक की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है, जहां पुलिस ने कार्रवाई कर एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है, जिसकी निशानदेही पर गुमशुदा ई रिक्शा चालक का शव बरामद किया गया। जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। जब से डीआर एनालिसिस का पुलिस के द्वारा किया गया तो ये बात पुलिस के संज्ञान में आई कि लास्ट जो कॉल एक व्यक्ति को की गई थी, जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो यह पता लगा कि अभियुक्त अयान द्वारा वो कॉल की गई थी, जिसने उसके द्वारा अयान को जब हिरासत में लिया, उससे पूछताछ की गई तो उसके द्वारा थोड़ी सख्ती से पूछताछ में यह बात बताई गई कि उसके द्वारा सर्वप्रथम मनीष से ये फ़ोन छीना गया था, उसे छीन के वो भागा था। इस बीच वो कॉल उसके द्वारा की गई थी। बाद में जब मनीष के द्वारा उससे फ़ोन देने का दबाव पड़ा, नहीं अन्यथा पुलिस को बताने के लिए उसको कहा गया, इस बात से डरते हुए उसने अपना एक साथी बिलाल के साथ मिलकर मनीष की हत्या की और एक बोरे में डाल के उसकी ई रिक्शा से सुपरवाइजर कॉलोनी BHEL के पास उसको फेंक दी। सितारगंज के बिस्टी चौराहे पर बड़ा हादसा देखने को मिला, जहां गन्ने से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसके नीचे 2 युवक दब गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। तभी आसपास हड़कंप मच गया और स्थानीय लोगों ने हाइड्रा की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद दोनों युवकों को बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने व्यवस्था को संभाला और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई।
विकासनगर में शिमला बाईपास चौक पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां सड़क पार कर रही महिला को तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताते चले कि हादसे के बाद चालक ट्रक को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने वाहन को कब्जे में लेकर फरार चालक की तलाश भी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिला चंपावत के अपने एक दिवसीय कार्यक्रम के तहत करोड़ से ज्यादा लागत की कई महत्वपूर्ण विकास योजनाओं का शिलान्यास और भूमि पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि शारदा कॉरिडोर परियोजना क्षेत्र के सर्वांगीण विकास का आधार बनेगी और चंपावत को पर्यटन, आस्था और आधुनिक शहरी सुविधाओं के मानचित्र पर नई पहचान दिलाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन योजनाओं से शिक्षा, सड़क, पर्यटन, आपदा प्रबंधन, शहरी विकास और आधारभूत संरचना को सुदृढ़ बनाया जाएगा। बताते चले कि मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं को खुद प्रसाद भी वितरित किया और स्थानीय नागरिकों के साथ बैठकर माघ खिचड़ी प्रसाद भी ग्रहण किया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने महिलाओं के साथ कुमाऊं की प्राचीन लोकखड़ी परंपरा खड़ी होली में भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में घेरा बनाकर लोकगीत गाए, जिनमें मुख्यमंत्री भी शामिल रहे। 320 करोड़ के आसपास की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। वहीं इस पूरे क्षेत्र के लिए मां शारदा के इस तट पर मां पूर्णागिरी के धाम, टनकपुर में शारदा जो रिवर फ्रंट बनाया जा रहा है, शारदा घाट का पुनर्विकास की योजना यहाँ पर प्रारंभ की गई है। ये योजना बहुत महत्वपूर्ण योजना है और इस योजना के बन जाने से इस संपूर्ण क्षेत्र का, जो कि लगभग 200 किलोमीटर की परिधि के आसपास का क्षेत्र पूरी तरह से विकसित होगा। इस क्षेत्र में अनेक प्रकार की समृद्धियाँ आगे बढ़ेंगी, यहाँ का विकास आगे बढ़ेगा। नौजवान युवाओं को, महिलाओं को, स्थानीय व्यापारियों को रोजगार मिलेगा, स्थानीय आजीविका बढ़ेगी और पर्यटन बढ़ेगा। ये सभी योजनाएं समयबद्ध तरीके से पूरी हो जाएं, जल्दी से जल्दी पूरी हों, जिससे कि हमारा यहाँ का हर दृष्टि से विकास सुनिश्चित हो। इसके अतिरिक्त जिले के और भी जो योजनाएं हैं विकास की, चाहे वो पार्किंग की हो, रीठा साहब की हो, अन्य स्थानों की हो, माँ पूर्णागिरी की हो, टनकपुर माँ पूर्णागिरी का जो मार्ग है उस मार्ग में जो अन्य विकास के काम किए जाने हो, पुल बनाने हो, जलजीवी टनकपुर मार्ग का काम हो, पुल बनाना हो, उन सभी के भी लोकार्पण शिलान्यास के काम हुए हैं। खटीमा में हेमवंती नंदन बहुगुणा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय खटीमा में छात्र संघ की ओर से विंटर कार्निवाल का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सीएम धामी ने शिरकत की, जहां उन्होंने विंटर कार्निवाल का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया और छात्र संघ के सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को उनके सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्र संघ की ओर से पहली बार विंटर कार्निवल के तहत भजन, क्लाइंबिंग जैसे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन की शुरुआत की जा रही है। मेरा मानना है कि इस प्रकार की पहल केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि हमारी सनातन संस्कृति, लोक परंपराओं और युवा चेतना के संगम का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि इस पहल के लिए मैं छात्र संघ की पूरी टीम को बधाई देता हूँ। ऐसा आयोजन कर आप सभी ने नेतृत्व क्षमता, संगठन शक्ति और सामाजिक दायित्व का परिचय दिया है। हरिद्वार में जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार भी सुर्खियों की वजह उनका सोशल मीडिया पर एक पोस्ट है, जिसमें उन्होंने कहा है कि नफरत के सौदागर और हिंदू राष्ट्र का सपना देखने वालों को नेपाल से सबक लेना चाहिए। एक दिन ऐसा भी अवश्य आएगा जब जालिमों के गले में जंजीरें होंगी और देश एक बार फिर प्यार, मोहब्बत और इंसाफ के साए में तरक्की करेगा। अरशद मदनी के इस बयान पर हरिद्वार के साधु संतों ने तीखी प्रतिक्रिया दी। पंचायती उदासीन अखाड़ा के सचिव सूर्यांश मुनि ने कहा कि मदनी को अपनी उम्र का लिहाज करते हुए मर्यादा में बोलना चाहिए और चेतावनी भी दी कि सनातनी अब कमजोर नहीं है, कोई भी कुछ भी बोलकर नहीं भाग सकता। मदनी जी क्या बोले हैं वो उनके अपने धर्म के अनुसार उन्होंने बोला।
उनके यहाँ काटना सिखाया जाता है, उनके यहाँ मारना सिखाया जाता है, प्रताड़ित करना सिखाया जाता है। उनके यहाँ किसी व्यक्ति ने तलाक तलाक कह दिया तो किसी महिला की, बहन बेटी की पूरा जीवन उसका नष्ट हो जाता है ना। हमारे यहाँ ये परंपरा नहीं है, सनातन की ये परंपरा नहीं है। तो कम से कम सनातनियों के बारे में तो बोलने से पहले उनको विचार करना चाहिए और मर्यादा में रह करके बोलना चाहिए। नहीं तो सनातनी इतना भी कमज़ोर नहीं है कि कोई कुछ भी बोलता रहे और सनातनी सुनते रहेंगे। और वैसी सरकारें भी अब यहाँ नहीं हैं भारत की कि मुल्ला मौलवी कुछ भी बोलते रहें, सनातनियों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बिरिया मजोला में आयोजित स्वर्गीय मनीष चंद स्मृति द्वितीय ग्रामीण क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 के समापन और पुरस्कार वितरण समारोह में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने विजेता और उपविजेता टीमों के खिलाड़ियों को पुरस्कार दिए और उनका उत्साहवर्धन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल अब केवल मनोरंजन का साधन नहीं रह गए हैं, बल्कि इसमें करियर की अपार संभावनाएं हैं। खिलाड़ियों को लक्ष्य निर्धारित कर अनुशासन और समर्पण के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री खिलाड़ियों से मिलते हैं और उनका हमेशा उत्साहवर्धन करते हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खेलों में हमारे खिलाड़ियों ने 103 पदक जीते हैं। यह हमारे लिए गर्व की बात है। हमारी देवभूमि अब खेल नहीं, खेल भूमि बन रही है। उन्होंने सभी खिलाड़ियों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। उत्तराखंड के अंदर भी हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हमने यहाँ पर पिछले वर्ष राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया था और उसके कारण से हमारे राज्य में हम एक खेलों के लिए 8 प्रमुख शहरों में 23 अकादमियों को बना रहे हैं और उसके अंदर 1000 विश्व स्तरीय हमारे खिलाड़ी एथलीट्स इसमें तैयार हुए। स्पोर्ट्स लीगेसी प्लान हमारा तैयार हुआ है, अनेक इंफ्रास्ट्रक्चर खेल के क्षेत्र में हमारा बना है और अब राज्य के अंदर अनेक प्रकार के खेल जो राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों का भी आयोजन हो रहा है। ये सीमांत क्षेत्र में भी हमारे युवाओं के अंदर बहुत प्रतिभाएं हैं, बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं। उन सभी को अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन करने का अवसर मिले, उसके लिए हमने नई खेल नीति भी यहाँ लागू की है और उस नई खेल नीति में सभी प्रावधान किए हैं जिसमें हमारे सामान्य परिवारों के खिलाड़ी भी सभी खेल प्रतियोगिताओं में भाग ले सकें, उनको भी सभी प्रकार की जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति हो सके। खेल रत्न पुरस्कार भी हमने शुरू किया है, आउट ऑफ टर्न भी शुरू किया है। 4% का जो खेल कोटा बंद हो गया था वो भी हमने शुरू किया है। मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना भी शुरू करी है। ऐसे अनेक काम हम खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए कर रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल पहुंचे, जहां उन्होंने यमकेश्वर विकासखंड के पंचूर गांव में स्थानीय ग्रामीणों से संवाद किया। मुख्यमंत्री योगी ने अपने पैतृक गांव पंचूर में ग्रामीणों के बीच समय बिताया। गांव पहुंचने पर लोगों ने सीएम योगी का उत्साह और अपनत्व के साथ स्वागत किया। बता दें कि ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री के आगमन पर खुशी जताई। संवाद के दौरान स्थानीय मुद्दों और विकास को लेकर भी बातचीत हुई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।